कुंती के बेटे की शादी को 2 महीने ही बीते थे, लेकिन इन बीते दिनों में कुंती ये नोटिस कर रही थी कि उसकी बहू कोई भी काम करती तो उसके बाद अपने कमरे में जाकर अपना कमरा बंद कर देती और हर रोज की तरह आज भी बर्तन धोने के बाद ही आरती अपने कमरे में जाती है और अपना कमरा बंद कर लेती है। अब हॉल में बैठी कुंती ये सब देख रही थी। तभी वो खुद से कहती है, मैं काफी समय से नोटिस कर रही हूँ, जब बहू कोई काम करती है तो अपने कमरे में जरूर जाती है और अंदर से कमरा भी बंद कर लेती है। आखिर ये ऐसा क्यों करती है? बहू तू क्यों बार बार खाने से मना कर रही है? तुझे पता है ना तू गर्भ से है और इस हाल में खाना ना खाना, पता है ना तेरे पेट में पल रहे बच्चे को इस वजह से पोषण नहीं मिल पा रहा है। माँ जी मुझे खाना तो खाना है, लेकिन मुझे खाने में ना गीली रोटी और सूखी दाल खानी है। जब तक वो नहीं खाऊंगी तब तक मैं किसी और खाने को हाथ नहीं लगाऊंगी। आप मेरे लिए गीली रोटी और सूखी दाल ला दो। बहू ये क्या बचपना है, मैं कितनी बार समझा चुकी हूँ, गीली रोटी और सूखी दाल होती ही नहीं है, तो मैं तेरे लिए कहाँ से लाऊंगी? तू मेरी बात मान जा और ये खाना खा ले। माँ जी मैं भी तो आपको कब से बोल रही हूँ, बच्चा भी गीली रोटी और सूखी दाल ही खाना चाहता है, लेकिन आप तो बच्चे और मेरी दोनों की ही जिद को मना कर रही हैं। ऐसे थोड़ी होता है। बहू मैं तुझे प्यार से समझा रही हूँ तो तू समझ जा। अगर मैंने जबरदस्ती की तो तुझे खाना खिलाने लगी तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए चल अब खुद खाना खा ले। माँ जी मैं भी तो आपको प्यार से ही बोल रही हूँ कि गीली रोटी और सूखी दाल खाने को दे दो, मैं आराम से खा लूंगी, लेकिन आप मेरी बात ही नहीं मान रही हैं, इसलिए मैं तो अब खाना नहीं ही खाऊंगी। उमा अपनी बहू को बार बार समझाई जा रही थी, लेकिन नीता है कि कुछ समझकर राजी नहीं थी। दोनों सास बहू अपनी अपनी बातें बोले जा रहे थे। तभी उनके घर के बाहर से गांव का मुखिया जा रहा था और दोनों सास बहू की बात सुनकर मुखिया उनके घर का दरवाजा खटखटाता है और अंदर जाता है। गांव के मुखिया को अपने घर में देखकर उमा कहती है, अरे मुखिया जी आप यहाँ हमारे घर में, कोई काम था आपको? काम तो कुछ नहीं था, लेकिन मैं गांव का दौरा करने निकला था और आपके घर से काफी आवाजें आ रही थी। पूरी बात सुनी तो पता चला कि आपकी बहू को गीली रोटी और सूखी दाल खाने की आदत है। मुखिया जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं अब अपनी बहू की बेकार फरमाइश को थोड़ी पूरा करूंगी। आप भी मुखिया जी खामखा मेरी बहू को लेकर परेशान हो रहे हैं। मैं गांव का मुखिया हूँ, मुझे गांव की छोटी से लेकर बड़ी बड़ी परेशानियों तक का पता होना चाहिए, और आपकी बहू गर्भ से भी है तो हमें उसकी बात माननी ही चाहिए, वरना तो आपकी बहू ने बोल ही दिया है कि वो बस गीली रोटी और सूखी दाल ही खाएगी। बताओ आपको अच्छा लगेगा कि आपकी बहू भूखी सो जाए? आपको तो मेरा दुख दिखा ही नहीं, लेकिन मुखिया जी समझ गए मुझे गीली रोटी और सूखी दाल नहीं मिली तो देख लेना मैं खाना ही खाना छोड़ दूंगी, फिर आप जानो या आपका बेटा जाने। देखो बहन, गर्भावस्था में औरतों का मन बड़ा अजीब हो जाता है, इसलिए ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी हर एक बात माने और उनके पेट में पल रहे बच्चे की सारी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए हमें। मैं आपकी बात समझ गई मुखिया जी, लेकिन आप खुद ही बताओ, ना गीली रोटी और ना ही सूखी दाल होती है, क्या भला और जो चीजें होती ही नहीं है वो अपनी बहू को कैसे खिला सकती हूँ? देखिए, इसका उपाय तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हमारे गांव के मशहूर रविशंकर जी जो सबकी परेशानी का हल करते हैं, उनके पास जरूर इस समस्या का कोई ना कोई समाधान होगा ही। ये आपने बिल्कुल सही कहा, हमें उसके पास ही जाना चाहिए। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। गांव का मुखिया हूँ मैं, लेकिन फिर भी गांव के सभी लोग उस रविशंकर को ही मानते हैं। अब देखता हूँ मैं कि ये गीली रोटी और सूखी दाल की परेशानी को कैसे हल करता है वो। उमा मुखिया और अपनी बहू को लेकर रविशंकर के घर जाती है, जहाँ पर पहले से ही गांव के कई लोग मौजूद थे। उमा सबके सामने रविशंकर से कहती है, हमारी मदद करो रविशंकर जी। कैसी मदद? क्या हुआ है? मुझे पूरी बात तो बताओ, फिर ही तो मैं कुछ कर सकता हूँ। मेरी बहू गर्भ से है और उसने खाना खाने से साफ मना कर दिया है। बहू का कहना यही है कि वो बस गीली रोटी और सूखी दाल ही खाएगी, उसके सिवा और कुछ नहीं खाएगी। क्या कहा? गीली रोटी और सूखी दाल? ये क्या है? मैंने तो ये कभी नहीं सुना है। वैसे तो तुम बहुत ही चतुर बनते हो, अब जब तुम्हारी चतुराई का सही जगह इस्तेमाल करने का समय आ गया है तो पीछे हट रहे हो। उमा की बहू ने खाना खाने से मना कर दिया है। अब आप ही कुछ कर सकते हो, मैं तो अपनी बहू को समझा समझा कर थक चुकी हूँ। अगर रविशंकर तुमने उमा की बहू की परेशानी दूर नहीं की, तब तो हम सब समझ जाएंगे कि तुम बस लोगों की परेशानी का हल बताने का ढोंग करते हो और कुछ नहीं करते। हाँ हाँ रविशंकर जी,
हम भी देखना चाहते हैं कि आप गीली रोटी और सूखी दाल कैसे बनाते हो। आप सब मुझे बस 2 दिन का समय दे, मैं आप सभी के सामने गीली रोटी और सूखी दाल लेके आऊंगा। बस मुझे 2 दिन का समय चाहिए। आपको पता है मेरी बहू ने गीली रोटी और सूखी दाल की वजह से खाना नहीं खाया अब तक, और आप फिर भी 2 दिन का समय मांग रहे हो। तब तक मेरी बहू क्या खाएगी? आपके पास इसका कोई हल भी है या फिर नहीं? आप बस हम सबको बेवकूफ़ बना रहे हो। अगर कोई हल होता तो आप हमें अभी बताते। बताओ, कोई हल है क्या? अगर 2 दिन के बाद मैंने उमा की बहू को गीली रोटी और सूखी दाल नहीं खिलाई तो अगले ही दिन मैं गांव छोड़ के चला जाऊंगा, और उमा की बहू बस मेरे कहने पे 2 दिन तू खाना खा ले। नीता रविशंकर की बात मान लेती है और अपने घर जाकर खाना खा लेती है। और अब पूरे गांव की नजर बस रविशंकर पर थी कि आखिर अब वो ऐसा क्या करेगा कि गीली रोटी और सूखी दाल उमा की बहू को खाने को मिलेगी। पूरे गांव को उस दिन का इंतजार था जब रविशंकर इस बार भी मुखिया को गलत साबित करेगा। रविशंकर भी काफी सोच में पड़ जाता है और अपने घर में ही यहाँ वहाँ घूमते हुए सोचता है और खुद से कहता है, ये मुखिया कभी सुधर नहीं सकता, अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा ये। और अगर इस बार मैं उसे गलत साबित नहीं करूंगा तो वो हमेशा ऐसा ही करता रहेगा। मुखिया गांव वालों को अपने हिसाब से चलाना चाहता है और मेरे रहते हुए वो ऐसा नहीं कर पाएगा। मुझे गांव वालों के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। रविशंकर काफी सोचने लगता है और 2 दिन बाद रविशंकर के घर गांव के सभी लोग आ जाते हैं और वहां मुखिया भी आता है। मुखिया रविशंकर को घर से बाहर आने को कहता है और गांव वालों के सामने रविशंकर से बोलता है, क्या हुआ रविशंकर, तुम्हारे 2 दिन अब तक नहीं हुए या फिर अपने ही मुंह से किया हुआ वादा भूल गए हो? क्या, कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूँ कि तुमने क्या कहा था। क्या हुआ रविशंकर जी? आपने ही तो कहा था कि आप 2 दिन बाद मेरी बहू की फरमाइश पूरी कर दोगे, लेकिन अब आप शांत क्यों खड़े हो? और मुखिया जी सही कह रहे हैं क्या? उमा, तुम इससे क्या पूछती हो? इसकी चुप्पी हमें साफ दिखाई दे रही है। इसने बस हम गांव वालों को पागल बनाया है, बल्कि कोई उपाय नहीं कर पाता ये। अब उपाय है ही नहीं तो चुप खड़ा है ना ये। मैंने कब कहा मेरे पास गीली रोटी और सूखी दाल नहीं है? मैं शांत इसलिए खड़ा था क्योंकि मुझे मुखिया जी की बातें सुननी थी। क्या तुम्हारे पास गीली रोटी और सूखी दाल है? लेकिन कैसे? जो चीज हमने सुनी ही पहली बार है वो तुम्हारे पास कैसे आ सकती है? आई नहीं, मैंने बनाई है। बनाई है तो हम सबके सामने भी लाओ, हम भी तो देखें जो तुम बोल रहे हो वो सच भी है या नहीं। आप सब लोग यहीं रुको, मैं अभी अपने घर से गीली रोटी और सूखी दाल लेके आता हूँ। इतना बोलकर रविशंकर घर में जाता है और गीली रोटी और सूखी सब्जी लेकर बाहर आता है, जिसे देखकर गांव के सब लोग हैरान हो जाते हैं। और ये देखकर उमा कहती है, रविशंकर जी, आपने ये कैसे बनाया? जिस तरह से संसार में हर सवाल का जवाब होता है उसी तरह हर चीज का हल भी होता है। दाल का पानी निकाल कर अगर हम रोटी में डालेंगे तो रोटी गीली हो जाएगी, और दाल का पानी पूरी तरह से निचोड़ देंगे तो दाल सूखी हो जाएगी। ये तो हमारे दिमाग में आया ही नहीं। मुखिया जी, अब कुछ कहना नहीं है आपको? वो मुझे थोड़ा काम है, मैं अभी वो करके आता हूँ। रविशंकर उमा की बहू को गीली रोटी और सूखी दाल खिलाकर मुखिया को गलत साबित करता है। क्या उमा बहन, सुबह सुबह पहलवानों के लिए नाश्ता तैयार कर रही हो? हाँ विमला बहन, तुम्हें तो पता ही है मेरे लिए मेरी दोनों बिटिया क्या है। लो, आ गए दोनों पहलवान। देखो तो कितने पसीने आ रहे हैं दोनों को। ये लो बच्चों लस्सी, ये पी लो, फिर तुम्हारे लिए नाश्ता लगवा दूं। चल उमा, तू इन दोनों पहलवानों की खातिरदारी कर, मैं चलती हूँ। अब उमा सरिता और काजल को हॉल में नीचे बैठाकर खाना दे देती है और खुद काम करने लग जाती है। तभी उमा के घर में बिजली वाला आता है और वो आते ही उमा से कहता है, लीजिए बहन जी, आपका बिजली का बिल आया है। जी ये मेरे बच्चे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन ये जो खा रहे हैं ये दोनों खा लेंगे इतना? ना, आजा तू भी खा ले, निपट जाएगी। खाएगा? खा लो अंकल, मम्मी ने बनाए हैं, अच्छे बने हैं। खा तो लो, लेकिन अभी ऑन ड्यूटी हूँ, शाम में लौटते वक्त खाता हुआ जाऊंगा। ठीक है अंकल, बच्चे तो जरूर खाकर जाना। सरिता और काजल एक बार में 10-15 से भी ज्यादा अंडे खाते हैं। अब देर शाम दोनों ही पहलवान बहनें बाहर घूमने निकलती हैं। तभी एक लड़का काजल से कहता है, भाई इसकी बॉडी तो देख, इसको देखकर तो मुझे ही शर्म आ रही है। ऐसे ही नहीं बन गई ये बॉडी शॉडी, मेहनत करनी पड़ती है इन सब के लिए। कितनी भी बॉडी शॉडी बना ले, लेकिन तू तो लड़की ही रहेगी। क्यों, छोरियां क्या छोरों से कम होती हैं? चल अंडे खाकर दिखा। बस इतनी सी बात, बता कितना खाना है? रुक जा, सुन तो ले, चौड़ा क्यों हो रहा है? अंडे तो तुझे ही खाने हैं,
लेकिन उसके साथ ही तुझे फ्राइड राइस भी खाना होगा। ये ले भाई, ये क्या बोल गई? ये तो अब सोने पे सुहागा हो गया अब उनके लिए। लेकिन अगर तू हारी तो सारे पैसे तू देगी और मैं हारा, अरे छोड़ यार, मैं तो कभी हार ही नहीं सकता, मैं नहीं हारूंगा। भाई एक आखिरी बार सोच ले तू, बाद में पछताने का मौका ना मिलेगा। अब दोनों का कंपटीशन शुरू होता है। पहले लड़का तो 10 अंडे 2 प्लेट फ्राइड राइस खाकर काजल से कहता है, इतने तक पहुंच, तब तक मैं इन्हें पचा लूं। आराम से पचा, फिर खाना तो क्या, पचाने के लिए कुछ बचेगा भी नहीं। देख पहलवानी को अपने जेब में रखकर बात कर गोलू से, समझी क्या है? अब तू खा के दिखा ये 10 अंडे और चावल। अब काजल अंडे की दुकान से उबले हुए अंडे खाने शुरू कर देती है। इधर एक लड़का उन अंडों को गिन रहा था, लेकिन 10 के बाद जब काजल दुकान वाले से पानी मांगकर पी रही होती है, तभी लड़का कहता है, छोरी है, छोरी की तरह रहा कर, चल बाजूट, बढ़िया ही मुझे चैलेंज करने वाली। क्या हो गया? अभी तो मेरे पेट का एक कोना भी नहीं भरा। रुक जा, बैठ तू आराम से। अब फिर से काजल अंडे खाने लगती है। पहले तो काजल ने 10 अंडे और 2 प्लेट फ्राइड राइस ही लिए थे। इसके बाद काजल 15 मिनट में 20 अंडे और खा जाती है और लोग काजल को देखकर हैरान थे। अब काजल डकार लेते हुए उस लड़के से कहती है, भाई कहाँ गया? और खाऊं या इतना पैसा तो दे पाएगा ना तू? दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी। मैंने सोचा एक लड़की है तो क्या कर लेगी, थोड़ा बहुत खा पाएगी, लेकिन नहीं दीदी, आपने मुझे गलत साबित किया। आज मैं मानता हूँ कि एक लड़की खा सकती है, बहुत खा सकती है। और आपकी बॉडी शॉडी देख के तो मैं तो आपका मजाक बनाने के लिए मैंने ये सब किया था, लेकिन दीदी मुझे पछतावा हो रहा है। मैं तो आज के बाद, आप तो क्या, मैं किसी भी लड़की से पंगे नहीं लूंगा यार। अब तो मैं भी यही कहूंगा कि छोरियां छोरों से कम नहीं होती, ज्यादा ही होती है। चल चल कोई नहीं, गलतियाँ भी बच्चों से ही होती है। अब काजल के कंपटीशन जीतने के बाद ही हर कोई काजल की तारीफ कर रहा था। लेकिन अब जब काजल घर आती है तो वो अपनी माँ उमा से कहती है, माँ मेरा अभी का खाना सुबह के लिए रख देना, मुझसे खाया नहीं जाएगा। रात का खाना नहीं छोड़ते, चल खाकर सो। और तू पहलवान है, ये तू कैसे भूल जाती है? माँ अब रहने भी दो, अगर अब उसने एक भी दाना चावल का खाया ना तो ये खाने से ही मर जाएगा। चुप कर, ये क्या बोल रही है? क्यों, क्या खाकर आए हो तुम दोनों बाहर से? वैसे ही तुम्हारे कोच तुम्हें चावल नहीं खाने देते। बाहर का कुछ खाया और उन्हें पता चल जाएगा तो? माँ मैं अंडा चावल ही खाकर आई हूँ, वो कुछ लड़कों ने मुझे हल्के में ले लिया था तो उनको ही सबक सिखाया है। तुम दोनों दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हो। तुम्हारे कोच से तुम्हारी शिकायत करनी होगी। मुझे नहीं लगता तुम दोनों अपने पापा का सपना पूरा भी कर पाओगी। माँ आप ये कैसी बात कर रही हैं? अगर ऐसा होता तो क्या हम इतना कुछ जो कर रहे हैं वो करते? तो घर से बाहर जाने की क्या जरूरत है, वो भी शाम के समय? आजकल का समय ठीक नहीं है। अब अगली सुबह जैसे ही काजल और सरिता रनिंग से आते हैं, वैसे ही उमा सरिता और काजल से कहती है, दोनों बहनें तैयार हो जाओ, हमें मासी के घर जाना है। मैंने तुम दोनों को याद तो दिलाया था। माँ आप चली जाओ, वरना हमारी ट्रेनिंग पूरी नहीं होगी। नहीं, मैंने तुम्हारे कोच से बात कर ली है। तुम्हारे खाने पीने का ध्यान मुझे ही रखना है। चलो जल्दी तैयार हो जाओ, बिना किसी सवाल जवाब के। अब उमा के साथ सरिता और काजल भी घर से निकल पड़ते हैं और अपनी मासी के घर पहुंचने के बाद रात के समय सरिता अपनी माँ से कहती है, माँ अंडा चावल बना लो, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। अरे बेटा मुझे कहा होता, मैं बना देती। ये ले अंडे के पैसे, 4 अंडे ले आ, जब पास की दुकान से ले आ या किसी को कह दे, वो ला देगा। चुप करो तुम दोनों, कहीं भी शुरू हो जाते हो। अब दोनों को हंसा देखकर उमा की बहन कुंती सरिता से कहती है, अरे मासी 4 अंडे से तो हमारे कुत्ते का भी पेट नहीं भरता, कम से कम 50 अंडे लगेंगे। उमा तेरे बच्चे भी बहुत मजाक करते हैं। सो फनी सरिता काजल। दीदी ये मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, इन्हें इतने अंडे खाने ही पड़ते हैं, वरना इनकी इस बॉडी में जान कहाँ से आएगी। अच्छा तो ये मजाक नहीं था, 50 अंडे मंगवाऊं? अभी मंगवाती हूँ। अब कुंती अपने घर में 2 लोगों के लिए 10 आदमियों के बराबर का खाना बनवाती है और सरिता और काजल भी अपनी मौसी के घर की पूरी खुराक खा लेते हैं। अगली सुबह कुंती का 22 साल का बेटा रोहित एक सिलेंडर नहीं उठा पा रहा था। तभी काजल सोकर उठकर आती है और उस सिलेंडर को कंधे पर आराम से उठाकर ऊपर ले जाती है। ये देखकर कुंती अपने बेटे से कहती है, कहाँ ये 17 साल की छोरी
और कहाँ तू गधे जैसा 22 साल का छोरा हो गया है। न तुझसे कोई काम होता होगा। अच्छा होता तेरे जगह मुझे बेटी होती। अरे कभी इतना खिलाया होता तो आज मैं हनुमान जी की तरह पर्वत उठाए घूमता पूरे मोहल्ले में। अब अगले ही रोज उमा अपने बच्चों के साथ घर आ जाती है और काजल सरिता अपनी ट्रेनिंग पर चले जाते हैं। देर शाम जब काजल घर आती है तो वो अपनी माँ को गले लगा कर कहती है, माँ, आपको पता भी है दीदी का सिलेक्शन उनकी पहली कुश्ती के लिए किया गया है और कल ही दीदी कुश्ती के लिए दिल्ली जाएंगी। सच? ये तो बहुत खुशी की बात है। आज मैं बहुत खुश हूँ। ये सब आपके प्यार और अंडे चावल का कमाल है माँ, इसलिए तो मैं कहती हूँ मेरे डोले शोले कमाल अंडे चावल ने किया धमाल। अच्छा, वैसे आज तेरे पापा भी बहुत खुश होंगे। सरिता कहाँ रह गई? आई नहीं वो तेरे साथ? उसे कुछ फॉर्म फिल करने थे तो वो थोड़ी देर में आ जाएगी। तब तक आप अपने हाथों से अंडे चावल बना दो, ये दीदी ने कहा है। इस तरह 2 अंडा चावल खाने वाली बहन अपने पिता के पहलवानी के सपने को पूरा करने में जी जोड़ मेहनत कर रही थी, जिसमें से एक का तो सिलेक्शन भी हो गया था। माँ जी, आप क्यों उपले बनाती हो? अरे भगवान की कृपा से कुणाल जी काफी अच्छा कमाते हैं, हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तो आप क्यों उपले बनाकर घर में बदबू फैला रही हो? बहू, ये इतना बड़ा घर तेरे पति की नौकरी से नहीं बल्कि उपले के बिजनेस से बना है। ठीक है माँ जी, समझ गई कि आपका ये बिजनेस है, लेकिन अब क्या जरूरत है आपको ये सब करने की? बहू, ये जरूरत से ज्यादा मेरा लगाव है, इसीलिए मैं गोबर के उपले बनाती हूँ। मैं तो ये भी बोलूँगी कि बहू तू भी उपले बनाया कर। अरे मेरे बिजनेस को और एक हाथ मिल जाएगा, कितना अच्छा होगा ना? ना माँ जी, मुझे तो गोबर की बदबू से ही उल्टी होती है और मैं ये उपले नहीं बना सकती हूँ। ये सब तेरे चोचले है। करने वाला इंसान होता है ना तो वो बदबू या कुछ नहीं देखता, वो तो बस अपने काम से मतलब रखता है। और एक तू है कि बहाने बना रही है इतने से काम में भी। सुजाता खुद तो गोबर के उपले बनाती ही थी, लेकिन वो अपनी बहू को भी गोबर के उपले बनाने को कहती है, जो कि मेघा को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन सुजाता गाय का गोबर लेने जाती है और गोबर ले आ रही होती है कि तभी सुजाता को गाय लात मार देती है और सुजाता के हाथ में चोट आ जाती है। चोट की वजह से सुजाता से एक बर्तन भी इधर से उधर नहीं हो रहा था। सुजाता जैसे तैसे घर आ जाती है। बहू, जरा मेरे हाथ में गरम पट्टी बांध दे, बहुत दर्द हो रहा है। अरे माँ जी, अब क्या हो गया आपको? अपने गले को इतनी तकलीफ क्यों दे रही हो? यहाँ मेरा हाथ काम नहीं कर रहा और तुझे मजाक करना है? माँ जी, हाथ काम कर नहीं रहा है, आपके हाथों को अचानक से क्या हो गया है? सुबह तक तो ठीक थी आप। अरे गाय ने लात मार दी। अब तक तो घोड़े लात मारते ही थे, लेकिन आज तो गाय ने भी लात मार दी। हाय, बहुत दर्द हो रहा है बहू। माँ जी रुको, मैं आपके लिए अभी फिटकरी वाला गर्म पानी लेकर आती हूँ, उससे आपको आराम होगा। बहू, ये सब तो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन अभी तो मुझे किसी और बात की टेंशन खाई जा रही है। टेंशन किस बात की माँ जी, क्या हुआ बताओ? मैं गोबर के उपले बनाकर जिन लोगों को बेचती हूँ वो लोग आने ही वाले होंगे और उपले एक भी नहीं बने। अब मैं उन्हें क्या कहूँगी? मैं तो ये सोच रही हूँ। माँ जी, मैं तो पहले ही मना कर रही थी कि उपले का बिजनेस बंद कर दो, लेकिन आपने सुना ही नहीं। चुप कर बहू, जब बोलेगी तो गलत ही बोलेगी। तू मेरी बहू है ना, मेरी एक बात मानेगी? माँ जी, एक नहीं 2 बात मान लूंगी, लेकिन मुझे गोबर के उपले वगैरह बनाने की उम्मीद मत करना। बहू देख, अब तो मैं बूढ़ी ही हो गई हूँ और अगर तुझे इस घर की तिजोरी की चाबी संभालनी है तो गोबर के उपले बनाने पड़ेंगे, वरना तो जब मेरी आखिरी सांस चलेगी तब मैं ये सब दान में दे जाऊंगी। तिजोरी की चाबी तो चाहिए मुझे, लेकिन चाबी के लिए मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या हुआ बहू, इतना क्या सोच रही है? मैंने कुछ कहा है, बता, उपले बनाएगी? हाँ हाँ माँ जी, मैं तिजोरी की चाबी, अरे मेरा मतलब आपके लिए बस मैं गोबर के उपले बनाऊंगी। चल बहू, फिर काम कर और जा पहले गोबर इकट्ठा कर। सुजाता की बात मेघा मान लेती है और गोबर इकट्ठा करने के लिए चली जाती है। मेघा पहली बार गोबर इकट्ठा कर रही होती है, इसीलिए पहले वो एक कागज की मदद से गोबर उठा रही होती है और कागज गोबर की वजह से बार बार पिघल जा रहा था और गोबर मेघा के हाथ में लग रहा था। ये गोबर है या क्या है? एक तो इतनी बदबू आ रही है इसमें से, ऊपर से सीधा दिमाग में जा रही है गोबर की बदबू। माँ जी पता नहीं कैसे उपले बना लेती हैं, मुझसे तो गोबर इकट्ठा भी नहीं हो रहा है, बार बार हाथ से गिर जा रहा है।
काफी देर तक मेहनत करने के बाद भी मेघा से गोबर के उपले नहीं बनते हैं और वो रात होने के बाद घर चली जाती है। घर जाते ही मेघा अपने कमरे में नहा रही होती है कि तभी उसका पति कुणाल आ जाता है, जिसे गोबर की बदबू आ रही होती है। आय हाय, अब तक माँ ये गोबर के उपले छत पर या घर के बाहर बनाती थी। लगता है माँ जी ने आज तो गोबर के उपले घर में ही बना दिए। अरे कितनी गंदी बदबू आ रही है। अरे ये माँ जी के गोबर के उपले बनाए थे। माँ जी ने बनाने को कहा था तो बस मैं वही बना रही थी। उपले तो बने नहीं, लेकिन गोबर में नहा लिया है मैंने। क्या तुमने और गोबर के उपले बनाए? आज तो तुमने सच में अलग ही कमाल किया है। तुम्हें ज्यादा हंसी आ रही है तो मुझे बता दो। गोबर के उपले नहीं बने, लेकिन तुम्हारा नक्शा जरूर बना दूंगी, वो भी पूरी दुनिया का। बताओ, बनाऊं मैं? अरे नहीं नहीं, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? अब मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम तो बुरा ही मान गई। बुरा तो तुम मानोगे जब मैंने कुछ किया तो। अरे ठीक है, अब बुरा क्यों मान रही हो? मैं तो बस थोड़ा सोच रहा हूँ कि आज तुमने गोबर के उपले बनाने का सोच भी कैसे लिया। ये तो सच में चमत्कार हो गया। अरे तुम्हारी माँ की वजह से अब मुझे गोबर के उपले भी बनाने पड़ रहे हैं और तुम हंस रहे हो। मेघा और कुणाल की बहस होने लग जाती है। मेघा तो काफी परेशान हो रही थी गोबर के उपले बनाने की वजह से, लेकिन वो जैसे भी करके गोबर के उपले बनाने के लिए अगले दिन फिर जाती है और गोबर इकट्ठा करके बैठ जाती है। माँ जी गोबर के उपले पूरे गोल बनाती थी, और अगर मुझे गोल उपले बनाने हैं तो चौका भी न लाना पड़ेगा। जैसे चौका पर रोटी गोल बनती है, वैसे ही उपले भी गोल ही बन जाएंगे ना। मेघा अंदर से जाकर चौका बिना की मदद से गोबर को बेलने लगती है, लेकिन फिर भी मेघा से उपले बनते ही नहीं कि वहाँ सुजाता अपनी पड़ोसन के साथ आती है। सुजाता अपने पड़ोसन मेघा को चौका बिना की मदद से उपले बनाते हुए देखती है। अरे सुजाता, आज तो तुझे बिल्कुल आयुर्वेदिक गाय के गोबर वाली रोटी मिलेगी। बहू, ये क्या कर रही है? मैंने तुझे उपले बनाने को कहा था और तू रोटी बनाने लग गई। माँ जी मैं तो उपले बना ही रही हूँ। आप जैसे गोल बनाती हो, मैं भी आपकी तरह गोल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या हुआ, अब आप गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो काम ही कर रही हूँ ना। बहू, तुझे उपले बनाने को कहा था, रोटी नहीं। अरे उपले बनाने हैं तो उसमें थोड़ा भूसा और मिट्टी मिलाना। तू तो चौका बिना इस्तेमाल करने लगी। कभी देखा है मुझे ऐसे बनाते हुए? माँ जी मैं तो बस कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी आपकी तरह ही परफेक्ट बना सकूँ। बहू, तू बहुत ही परफेक्ट बना रही है। सच में तेरे जैसा तो आज तक किसी ने बनाना तो दूर की बात है, सोचा भी नहीं होगा। सही है सुजाता, तेरी बहू भी। सुजाता को बहुत गुस्सा आता है अपनी बहू पर, क्योंकि उसकी वजह से पड़ोसन के आगे सुजाता और उसकी बहू का मजाक बनता है। कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी मेघा को गोबर के उपले बनाना नहीं आया था। कुछ दिनों के बाद मेघा की मेहनत रंग लाती है और वो उपले बनाना सीख जाती है। ये देखकर सुजाता को काफी अच्छा लगता है। ये सब देखकर एक दिन सुजाता एक तसले में गोबर लेकर अपनी बहू के पास जाती है। बहू, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। अब नहीं माँ जी, मैंने अभी ही इतने सारे गोबर का उपले बनाए हैं, अब और नहीं बना पाऊंगी आज। बहू, ये गोबर के साथ साथ तेरे हाथों में घर की बागडोर भी सौंप रही हूँ। तूने तिजोरी की चाबी के लिए ये सब संभाला था, लेकिन मैं देख रही हूँ कि तूने पूरी मेहनत से काम किया है, इसीलिए मैं तुझे। इसलिए आप मुझे और गोबर पकड़ा रही हो कि मैं और भी ज्यादा उपले बनाऊं? अरे नहीं बहू, तुझे तिजोरी की चाबी चाहिए ना, तो ये चाबी इस गोबर में ही है और मेरा बिजनेस भी अब मैं तुझे सौंप रही हूँ। माँ जी आप सच बोल रही हो ना? आप ये सब मुझे ही सौंप रही हो? हाँ बहू, मैं सच बोल रही हूँ। और अगर तुझे तिजोरी की चाबी चाहिए तो तुझे गोबर में ही हाथ डालकर चाबी निकालनी होगी, फिर चाबी भी तेरी और मेरा बिजनेस भी तेरा। सुजाता अपनी बहू को तिजोरी की चाबी देती है और मेघा भी अपनी सास का बिजनेस आगे बढ़ाने में लग जाती है। अरे यश, तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें अपने मनपसंद तंदूरी मोमोज खिलाती हूँ। तुम भी क्या याद करोगे कि तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें क्या लाजवाब चीज खिलाई। आओ ना। वो तो ठीक है, मैंने भी खाए हैं तंदूरी मोमो, लेकिन तुम्हें यही एक जगह मिली तंदूरी मोमो खाने के लिए? और नहीं तो क्या भाई, मैं तो ऐसी ही हूँ। मुझे जहाँ तंदूरी मोमोज दिखेंगे मैं तो वहीं खड़ी हो जाती हूँ। तुम्हें और कोई दुकान नहीं दिखी क्या? कोई बात नहीं यश, मेरा क्या है, मैं तो दूसरी दुकान से इतने ही प्लेट तंदूरी मोमोज खा सकती हूँ। बस तू खिलाने वाला तो बन, मेरा तो पेट कभी भरने वाला नहीं है तंदूरी मोमोज से। चलो फिर
मैं भी देखता हूँ कि तुम तंदूरी मोमो कितना खा सकती हो। यश नैना को अपने साथ एक बड़ी सी दुकान में लेकर जाता है और वहाँ पर एक प्लेट तंदूरी मोमो मंगवाता है। जैसे ही तंदूरी मोमो आते हैं, नैना 2 तंदूरी मोमो खाना शुरू कर देती है और एक एक करके नैना सारे तंदूरी मोमो खा लेती है। सारे मोमोज खाने के बाद नैना यश को कहती है, बस हो गया क्या? तू तो बड़ा बोल रहा था कि खाने वाले बनो, और जब मैं खा रही हूँ तब तू तंदूरी मोमोज मंगवा ही नहीं रहा। मंगवा ना, अभी तो मैंने तंदूरी मोमोज खाना शुरू भी नहीं किया। तू पहले ही खा के आ रही है और यहाँ भी आकर 1 प्लेट खा चुकी है। अब तू और भी खाएगी? तुझे पता है ना, अभी तक मैंने तेरी प्लेट से एक भी तंदूरी मोमो नहीं लिया है और तू और खा सकती है। भाई ऐसा नहीं होता है। तूने मुझे बोला था कि तू मुझे जी भरकर तंदूरी मोमोज खिलाएगा, लेकिन अब तो तू मेरे खाने में भी हिसाब कर रहा है कि मैंने अब तक कितने तंदूरी मोमोज खाए हैं। अच्छा ठीक है, तू खा जितना खाना है, मैं कुछ नहीं बोल रहा। अब तो ठीक है ना? तो ठीक है ना, बोल क्यों रहा है? अब मंगवा ना, मुझे तो खाने हैं तंदूरी मोमोज, वो भी बहुत ज्यादा खाने हैं। यश नैना के लिए वापस से तंदूरी मोमो मंगवाता है और फिर से सारे तंदूरी मोमो नैना खा लेती है। नैना को तंदूरी मोमो इतने पसंद थे कि वो एक के बाद एक करके काफी ज्यादा तंदूरी मोमोज खा चुकी थी, लेकिन फिर भी नैना थकी नहीं थी तंदूरी मोमो खाने से। लेकिन एक समय के बाद यश ही मना कर देता है, जिसके बाद नैना वहाँ से वापस अपने घर चली जाती है। घर आते ही नैना की माँ कौशल्या नैना से कहती है, आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे थे और तू आज के दिन भी गायब हो गई। मैं तुझे यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी। अब बताएगी भी कि तू आखिर गई कहाँ थी, मुझे बिना बताए? माँ, मुझे ना तंदूरी मोमोज खाने का बहुत मन था, इसलिए मैं वही खाने चली गई और मेरे ध्यान में ही नहीं रहा कि मुझे आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं। यहाँ तेरे रिश्ते की बात चल रही है और तुझे मोमोज खाने की पड़ी है। अरे रोज तो तू खाती ही है ये सब बेकार की चीजें, एक दिन नहीं खाती तू तो कुछ बिगड़ जाता क्या तेरा? माँ, अब होनी को मेरा तंदूरी मोमोज के लिए प्यार तो कोई भी नहीं बदल सकता ना। मुझे तंदूरी मोमोज कितने पसंद है, आप ये बात जानती हो। अगर मुझे घर पर रोकना था तो आपको आज तंदूरी मोमो मंगवाने चाहिए थे ना। हाँ, तेरे लिए ही तो मैं ये सब करूँ। वो तो अच्छा हुआ मैंने लड़के वालों से ये बोल दिया कि तू मंदिर गई है, इसलिए तेरा रिश्ता पक्का हो गया। उन लोगों को तू तो फोटो में ही पसंद आ गई थी, उन्होंने पहले ही बोला था कि उन्हें लड़की पसंद है। देखा माँ, मैंने तो अपनी तंदूरी मोमोज से भी समझौता नहीं किया और मेरा रिश्ता भी पक्का हो गया। आप भी ना खामखा ही चिंता करती रहती हो। नैना का रिश्ता तय हो जाता है, जिस बात से उसकी माँ काफी ज्यादा खुश होती है। कुछ ही दिनों में नैना की एक बहुत ही अच्छे लड़के से काफी धूमधाम से शादी होती है। शादी के बाद नैना अपने ससुराल का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है और उसे संभालती है। एक दिन नैना बाजार गई हुई थी तो उसे बाजार में एक जगह तंदूरी मोमोज दिखते हैं, जिसे देखकर नैना काफी सारे तंदूरी मोमो घर ले आती है और खाने लगती है। कुछ देर बाद नैना की सास माला आती है और इतने सारे तंदूरी मोमोज देखकर बोलती है, ये सब क्या है बहू? तू इतने सारे मोमोज क्यों लेकर आई है घर पर? क्या तेरे कोई दोस्त आने वाले हैं? नहीं माँ जी, ये सब तो मैं अपने लिए लाई हूँ और ये बस मोमोज नहीं है, तंदूरी वाले मोमोज है। आप भी खाओगी ना माँ जी तो बहुत अच्छे लगेंगे आपको। बहू, इतना मैदा खाएगी तेरे पेट में दर्द होगा बाद में काफी। माँ जी, कुछ नहीं होता। ये सब लोग जो भी बकवास करते हैं ना, वो ना तो खुद खाते हैं और ना ही किसी को खाने देते हैं। अब बहू को खाने पीने के लिए क्या ही टोकूं? बहू तो इतने टाइम बाद खुली है, उसे जो खाना है मैं उसे खाने देती हूँ। उसकी भी तो मर्जी होनी चाहिए ना। माला नैना को ज्यादा कुछ नहीं बोलती और उसे खाने देती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। नैना अब तो रोज ही तंदूरी मोमोज खाने लगती है और ये सब नैना का पति और सास लगातार देख रहे थे। कुछ दिनों बाद नैना अपने पति अंकित के साथ बाहर डिनर डेट पर जाती है, जहां अंकित नैना का हाथ पकड़ता है और बोलता है, नैना, तुम बहुत ही प्यारी हो। भले ही मैं हमारी शादी के बाद बोल रहा हूँ, लेकिन सच में मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया है। अंकित, मुझे भी बहुत प्यार है, लेकिन तंदूरी मोमोज से। हमें डेट पर आए हुए कितना टाइम हो गया। चलो ना, अब हम चलकर कुछ खाते हैं। तो मुझे ना बहुत जोर से भूख लगी है। अच्छा ठीक है, बताओ क्या खाओगी? मैं तुम्हारी पसंद का ही खाना मंगवाऊंगा आज। तुम मुझे बोल रहे हो कि प्यार करते हो और तुम्हें ये भी नहीं पता कि मुझे क्या पसंद है। नहीं यार नैना, तुम फिर से तंदूरी मोमो खाने को बोलोगी? मुझे नहीं खाना। तुम पक नहीं जाती हो क्या एक ही चीज को बार बार खाकर?
चलो मैं तुम्हें राजमा चावल खिलाता हूँ। तुम मुझे यहाँ डेट पर राजमा चावल खिलाने लाए हो? मतलब सच में? एक काम करो, अब तुम खुद बैठकर ये राजमा चावल खाओ। मैं तो जा रही हूँ तंदूरी मोमोज लेकर घर। तुम बस तंदूरी मोमो की वजह से हमारी डेट ऐसे ही छोड़कर जा रही हो? हम कोई सिंगल कपल नहीं है जो डेट पर जाए। हम शादीशुदा हैं और अगर मैं यहाँ रुकूं भी ना तो क्यों रुकूं? तुम क्या मेरी मन की कर रहे हो? तंदूरी मोमोज ला रहे हो? नहीं ना? तो फिर मत बोलो मुझे रुकने के लिए। नैना इतना बोलकर अपने घर चली जाती है। अंकित को नैना पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो भी घर जाता है। इसके बाद नैना और अंकित में ज्यादा बात नहीं होती। दिन निकल जाते हैं, लेकिन नैना की तंदूरी मोमोज खाने की आदत अब तक नहीं जा रही थी और वो ऐसे ही तंदूरी मोमोज खाती रहती। एक दिन माला नैना के लिए खुद से तंदूरी मोमोज बनाती है और नैना को खाने के लिए दे देती है। जैसे ही नैना वो मोमो खाती है तो उसमें से कीड़ा निकलता है, जिसे देखकर नैना वो तंदूरी मोमो वहीं फेंक देती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, ये मोमोज आप कहीं से लाई हो या खुद बनाए हैं? मतलब मेरे मोमो में बड़ा बड़ा कीड़ा निकला है। बहू, मैं कैसे बनाऊंगी? मुझे तो बनाना ही नहीं आता। तुझे तंदूरी मोमोज इतने पसंद थे तो इसलिए मैं तेरे लिए खुद दुकान से जाकर ये तंदूरी मोमोज लेकर आई हूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस मोमोज में ये कीड़ा कहाँ से आया। माँ जी, कोई छोटा कीड़ा नहीं था बल्कि बहुत बड़ा था। बहू, तुझे ये सब पसंद है इसलिए तुझे मेरी बात जरा सी बुरी लग रही है, लेकिन मैंने खुद देखा है मोमोज में कई बार कीड़े भी होते हैं और ये कीड़े वाले मोमोज ही तुम जैसे लोग खा लेते हो। माँ जी, आप सच बोल रही हो? बहू, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? जो सच है वही बता रही हूँ। अब तो तूने खुद भी देख लिया कीड़ा, बाकी तेरी मर्जी है आगे की। नहीं नहीं, अब मैं तंदूरी मोमोज क्या, मैं तो नॉर्मल मोमोज भी ना खाऊं। चलो, बहू के सर से तंदूरी मोमोज का भूत तो उतरा और मेरा मोमोज में कीड़ा डालने का आइडिया भी बहुत अच्छा रहा। नैना उसके बाद कभी भी तंदूरी मोमो नहीं खाती और ना ही कभी खाने की फालतू की जिद करती। कुंती के बेटे की शादी को 2 महीने ही बीते थे, लेकिन इन बीते दिनों में कुंती ये नोटिस कर रही थी कि उसकी बहू कोई भी काम करती तो उसके बाद अपने कमरे में जाकर अपना कमरा बंद कर देती और हर रोज की तरह आज भी बर्तन धोने के बाद ही आरती अपने कमरे में जाती है और अपना कमरा बंद कर लेती है। अब हॉल में बैठी कुंती ये सब देख रही थी। तभी वो खुद से कहती है, मैं काफी समय से नोटिस कर रही हूँ, जब बहू कोई काम करती है तो अपने कमरे में जरूर जाती है और अंदर से कमरा भी बंद कर लेती है। आखिर ये ऐसा क्यों करती है? अब करीब 15 मिनट बाद ही आरती अपने कमरे से बाहर निकलकर किचन में काम करने लग जाती है। अब अपनी बहू के किचन में जाने के बाद ही कुंती अपनी बहू के कमरे में आती है और वो देखती है कि उसकी बहू का कमरा बहुत ज्यादा गर्म है। अब कुंती खुद से कहती है, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से बहू का कमरा इतना गर्म क्यों है? अच्छा, वो हॉट बीट क्या बोलते हैं, उसी वजह से हुआ होगा। अब कुंती कुछ समय बाद अपनी पड़ोसन विमला के घर जाती है और विमला भी कुंती को देखकर कहती है, आजा कुंती, कैसे आना हुआ? बड़े दिनों बाद नजर आई है। ये तो ये गर्मियों के किस दिन मेरी जान ले लेगी। विमला, तू भी वही है क्या जो मेरी बहू है? इतनी गर्मी तुझे भी लगती है क्या? क्या हुआ? मैं वो क्या कहना चाहती है तू कि मैं वो हूँ और तेरी बहू क्या है? अरे वही जो इंग्लिश में नहीं बोलते, हार्ट बीट, सुंदर लड़कियों को। अरे वो तो बस बोलने की बात है, तुम हॉट हो। वैसे विमला, तेरी बहू ने तुझे ये बताया क्या कि वो ये सब है? नहीं नहीं, तुझे पता नहीं, मेरी बहू का कमरा गर्म रहता है, तू जाएगी तो जल जाएगी। अरे गर्मी ही इतनी है कि कोई भी जल जाए, कुछ भी बोलती है तू कुंती। अरे मैं सच कह रही हूँ विमला, मेरी बहू के कमरे में आग बरसती है। ऐसा लगता है कि उसके कमरे में कभी ठंडक आई ही नहीं, और तू मेरे कमरे में आकर देख, एकदम ठंडा है। ये सुनने के बाद ही विमला कुंती से कहती है, अरे ऐसे कैसे गर्म रहता है? क्या करती है वो ऐसा? विमला, वो कोई भी काम करने के बाद अपने कमरे में जाती है और कमरा बंद कर लेती है, और उसके बाद ही उसका कमरा बहुत गर्म हो जाता है। अब विमला कुंती के साथ उसके घर पर आती है। तभी वो देखती है कि कुंती की बहू अपने कमरे में है और कमरा बंद है। अब दोनों पीछे के रास्ते कमरे की खिड़की पर पहुंचते हैं। तभी विमला देखती है कि कुंती की बहू आरती हीटर के पास बैठी थी। ये देखकर विमला कुंती से कहती है, वाह कुंती वाह, क्या बहू लाई है तू।
जा जाकर खुद ही देख ले कि हार्ट बीट कैसे हुई है तेरी बहू। विमला नाना, ये सब मैं नहीं देख सकती, उसकी सास हूँ। तो ये कैसी बातें कर रही है? अरे कुंती, तेरी बहू सुहाग रात नहीं मना रही बल्कि हीटर के सामने बैठी हुई अपना खून सुखा रही है इस भरी गर्मी में। ये तो कैसी बातें कर रही है? इस गर्मी में एसी के बजाय वो हीटर के पास बैठी है। कहीं किसी पागल को तो मैंने अपने घर की बहू नहीं बना लिया? हाँ हाँ, खुद के आंखों से देख ले, मुझे भी तेरी बहू पागल ही लगती है। अब कुंती और विमला घर के अंदर आती हैं और कुंती अपनी बहू का दरवाजा खटखटाती है और अपनी बहू को आवाज लगाते हुए कहती है, बहू बहू कहाँ है तू और अंदर क्या कर रही है? बाहर निकल। राम राम राम, ये क्या है कुंती की बहू? ऐसा लग रहा है जैसे आग बरस रही हो। वो माँ जी, मैंने हीटर चला रखा है, उसी की ये गर्म हवा है। हाँ हाँ बहू, हमें भी पता चल गया कि तूने हीटर चला रखा है, लेकिन किस खुशी में? वो माँ जी, मुझे पानी का कोई भी काम करने पर ना बहुत तेज सर्दी महसूस होती है, इसलिए मैं हीटर चला लेती हूँ। अब ये सुनने के बाद विमला जोर जोर से हंसते हुए कुंती को कहती है, गर्मी में इसका ये हाल है, लगता है सर्दियों में तो ये हीटर के सामने से हटती ही नहीं होगी। माँ जी, मुझे ना जाने क्यों पानी का काम करने के बाद सर्दी लगती ही है और नहाने के बाद तो और भी ज्यादा। हे भगवान, ये कैसी बीमारी है? इसका कोई इलाज तो बता दो। देख कुंती, इसका तो कोई इलाज नहीं है, या तो तू इससे पानी वाले काम करवा या फिर तू इसे ऐसे ही रहने दे जैसी ये है। अब ऐसा ही कुछ समय तक चलता है। कुंती की बहू आरती नहाकर आने के बाद कपड़े बर्तन धोने के बाद ही हीटर के पास बैठ जाया करती थी। अब एक रोज कुंती अपनी बहू को लेकर अपनी बहन दामिनी के घर जाती है। दामिनी भी कुंती को देखकर खुश होती है, लेकिन दामिनी जब ठंडा नाश्ता लाती है तो आरती से कहती है, अरे बहू, तुम भी कुछ खाओ, ठंडा ले लो, बहुत गर्मी है। नहीं मासी जी, मैं ये सब नहीं पीती हूँ। अरे दीदी, वो ठंडा नहीं पीती, मत दे उसे ठंडा। अरे पहली बार तो घर आई है और इतना शर्मा रही है। ये ठंडा पीने के बाद ही आरती कांपने लगती है और आरती को कांपते देखकर दामिनी कुंती से कहती है, क्या हुआ? इसे जरा देख तो। हे भगवान, कहीं इस पर भूत प्रेत तो नहीं आ गया? अरे दीदी, मना किया था ना, इसे ठंडा मत पिलाओ। देखा क्या हो गया? हीटर है तेरे घर में तो जल्दी से निकाल। अरे हीटर क्या करेगी? डॉक्टर के पास ले जा इसे। अरे दीदी, आप समझ क्यों नहीं रही हो? इसे हीटर की जरूरत है, अभी ये ठीक हो जाएगी। अब जल्दी से दामिनी भी कुंती के कहने पर हीटर लाती है और आरती के सामने हीटर रखते ही आरती ठीक हो जाती है। उसके शरीर की कंपन ठीक हो जाती है। ये देखकर दामिनी अपनी बहन कुंती से कहती है, ये कैसी बीमारी है? हीटर के सामने रखते ही तेरी बहू ठीक हो गई। वही तो, इसे हीटर की बीमारी है। गर्मी हो या सर्दी, बिना हीटर ये जिंदा नहीं रह पाएगी। अब कुंती अपनी बहू को लेकर घर आती है और घर आते ही अपनी बहू से कहती है, बहू तू तो कहीं ले जाने लायक ही नहीं है। ये क्या है? ठंडा पानी पी लिया तो तुझे दिक्कत, पानी में काम कर लिया तो तुझे दिक्कत। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती थी? वो तो मौसी जी ने जबरदस्ती ठंडा पिला दिया, वरना तो मैं पी ही नहीं रही थी। एक तो वो भी अभी तक नहीं सुधरी, क्या जरूरत है जबरदस्ती करने की उसे भी। अब कुंती अपनी बहू की इस आदत से परेशान होकर आरती को डॉक्टर के पास लेकर जाती है और डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब क्या बोलूं, इसे हीटर की बीमारी लग गई है, वो भी इस भरी गर्मी में। जी, ये कौन सी बीमारी है? मेरी बहू जब भी ठंडा पानी पी ले तो कपकपाने लगती है, और तो और इसे कोई भी पानी का काम करवा लो तो इसके बाद इसकी मौत आने लगती है ठंड से, तो ये हीटर चलाकर बैठ जाती है। ये तो इन्होंने आदत बनाई है, लेकिन इससे बहुत सी गंभीर बीमारियां हो सकती है। डॉक्टर साहब, इसी आशा के साथ तो हम यहाँ तक आए हैं, अब आप ही मदद कर सकते हो हमारी। अब डॉक्टर भी आरती के कई सारे टेस्ट करता है और तब जाकर पता चलता है कि गर्मी में हीटर के पास बैठने से आरती का खून सूख रहा है, शरीर में पानी की भी काफी मात्रा की कमी हो गई है, जिस वजह से डॉक्टर कुंती से कहता है, जी देखिए, इनका काफी समय तक इलाज चलेगा और कोशिश कीजिएगा कि अगर इन्हें सर्दी महसूस होती है तो थोड़ी देर धूप में चली जाएं। इससे सब ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? जी, आप अपनी बहू को सही समय पर यहाँ ले आए, ये जल्दी ठीक हो जाएगी। अब डॉक्टर आरती को ढेर सारी दवा देता है, जिसे देखकर आरती अपनी सास कुंती से कहती है, माँ जी, मुझसे ये दवाई नहीं खाई जाती, बेशक मैं कांपते हुए पूरे दिन रह जाऊं। बहू, ये दवा तो तुझे खानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये मैं नहीं, तेरी हालत बता रही है। माँ जी, मुझे ये गोलियां देखकर उल्टी आने लगती है। बहू, थोड़े से समय की तो बात है, अगर तू ये दवा नहीं खाएगी तो तेरी बीमारियां और बढ़ जाएंगी। और अब आरती पानी में घंटों रहने के बाद भी कांपती नहीं थी।
और उसकी तबीयत भी पहले से ठीक हो जाती है। तो दोस्तों ऐसे तो कुंती अपनी बहू को ठीक कर देती है और उसके बाद वो हीटर में रहना छोड़ देती है। तो दोस्तों क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा है जो बिन मौसम बरसात की तरह है और हर काम मौसम से जरा हटके करता है? अगर है तो उसका यहाँ नाम मेंशन करें और उसकी उस खूबी के बारे में बताना ना भूले। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।